मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक था, जो बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड में हम मनु को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मनु भारत के महान स्मृतिकार रहे हैं। मनु को मानव सृष्टि का रचयिता माना जाता है। आज देखेंगे मनु कौन था और मनु ने भारतीय राजनीति में क्या विचार दिए, उनका क्या योगदान था। मनु ने एक स्थान पर लिखा था कि राजा श्याम दाम दंड भेद की नीति को एक एक करके यह सम्मिलित रूप से प्रयोग करके जब अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों का नाश हो जाता है, किंतु कतिपय परिस्थितियों में युद्ध जब अनिवार्य होता है तब आवश्यक हो तो निशंक होकर के युद्ध का आश्रय लिया जाए। ये धर्मानुकूल शुद्ध युद्ध होना चाहिए, ये मनु ने कहा था। मनु भारत के महान स्मृतिकार थे, ये आप सबको विदित होगा। हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है वो 3 भागों में विभाजित था: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीका। और तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का सर्वाधिक महत्व। अब प्रश्न उठता है कि मनु कौन था। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विद्वेता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को बार बार मनु का मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु के विषय में ये विवरण है कि मानव जाति के आदि पुरुष थे, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। और वास्तव मनु शब्द मनन शब्द से बना। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान मानव प्रजा कहा है और यज्ञ को आरंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में इसे सूर्य का पुत्र और पहला राजा माना गया। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। और पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुई है। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली, जो मानव समाज के सुसंगठित रूप और राज्य के विकास, उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। जिस प्रकार इंग्लैंड में राजाओं की सतत चली आ रही एक श्रृंखला को राजमुकुट कहा जाता है, यह शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है, उस प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर के पुकारा गया होगा, शायद ऐसा अनुमान है। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति के रूप में किया, क्योंकि वो तो समाज व्यवस्था के प्रारंभकर्ता ही थे। परंतु मनुस्मृति में समाज व्यवस्था के जिस व्यापक रूप का नियमन किया गया वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद किया जा सकता। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनुओं की एक लंबी श्रृंखला ही है। जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया और पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई तो उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उसकी जो धर्मपत्नी थी शत्रुपा, दोनों बचे। और दोनों के साहचर्य से जो 2 पुत्र और 3 पुत्री उत्पन्न हुई, उनके प्रथम पुत्र प्रियवत के वंश में ऋषभदेव और तथा भरत आदि हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता रहा है। मैंने इसलिए कहा कि रखे जाने का अनुमान किया जाता है, क्योंकि इनको किंवदंतियाँ भी नहीं किया गया कि, लेकिन एक अनुमान यही माना गया। और दूसरे पुत्र और पुत्रियों के कुल में से महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चलेगी और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार की अंश है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। कालिदास अपने रघुवंश में लिखते हैं कि रघुवंशी राजा और मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया करते थे, उसमें रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। अब देखें, मनुस्मृति जो थी वो रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत सारे मत हैं। एक वीसी सावरकर हुए जो मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, जिसमें हंटर सबसे प्रमुख है, मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। ये बहुत सारे किंवदंती हैं। मनुस्मृति के रचना काल संबंध विद्वानों में भले ही मतभेद हो, एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष निर्वाध रूप से स्वीकार करते हैं।
और पाश्चात्य जो विद्वान थे, जो कीथ, उन्होंने उनकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की है। और जीवन दर्शन का जो अभूतपूर्व जो वर्णन है वो पाश्चात्य विद्वान निश्चय के शब्दों में मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति की विषय वस्तु जो है वो बहुत व्यापक है और मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। उन्हें सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों की विवेचना की गई आचार संहिता प्रस्तुत करती है। और मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। और मनुस्मृति के जो 12 अध्याय में वर्णित मुख्य विषय जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभिव्यक्त की गई है। पहला जो है संसार विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे की है। दूसरी जो बात कही है जाति कर्मादि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि है। तीसरा जो है ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि है। चौथी जो बात बताई ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य और गृहस्थ आदि के नियम हैं। पाँचवें भक्ष और अभक्ष पदार्थ मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम बताए। छठा जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए विधान बताया। सातवां जो है व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राज धर्म है। और आठवां में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम, प्रश्न विधि है। और नौवां में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म, धन आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण, वैश्य और शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान। 10वें विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, आपातकाल के कर्तव्य धर्म है। 11वां पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित है। और 12वां में कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान और मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्य आदि की विवेचना की गई। वस्तुतः मनुस्मृति मानव जीवन का एक संपूर्ण विधान है और इसमें मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई। मनोन राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अन्य प्रसंगों में इस बात पर बल दिया गया कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करें। और धर्म से मनुष्य का आशय क्या है? मनु का धर्म जो है शब्द संस्कृत भाषा की धृ धातु से बना और जिसका अर्थ है धारण करना। और इसका अर्थ है कि उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों, व्यवस्थाओं से जिन्हें मानव मात्र के लिए धारण किया जाना चाहिए। धर्म से मनु का आशय केवल यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। और सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किए जाने पर समाज की व्यवस्था संभव है। अब राज्य, धर्म और दंड संप्रभुता का आधार धर्म और दंड देखें। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भय माना गया और इस बात पर बल दिया गया कि राज्य का अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए। राजा के कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करें। धर्म राज्य का मूल आधार है। लेकिन दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु ने केवल राज्य और धर्म को परस्पर संबंध किया और मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबंध है। समाज का एक बड़ा भाग्य सदैव मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत रूप में जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है। लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा वर्ग ऐसा होता है जो धर्म के अनुशासन में डालने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है। और भौतिक बल के साथ साथ जब 3 संयुक्त तत्व होते हैं तो उन्हें दंड का स्तर प्राप्त हो जाता है। पहला देखेंगे हम नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए तब उसे उचित कहा जाता है। दूसरा अधिकृत संस्था। एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया है। ऐसी अधिकृत संस्था राज्य हो सकती है। और तीसरा जो है अनुलग्नीयता। इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से व्यवहार में ऐसी स्थिति प्राप्त करना जो किसी व्यक्ति और व्यक्ति समूह के लिए उल्लंघन कर पाना संभव नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी मनु में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 7 अंग या सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया है। और मनु ने राज्य के घटकों के लिए जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृति हैं। पहला है स्वामी राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। और मनु के अनुसार राजा को के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों की प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरी बात कही मंत्री।
मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता और राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों योग्यताओं को पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी, और मनु का मत है कि पुर पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। रक्षा, भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियाँ बताई, जिसमें प्रमुख है धनवैन, वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। चौथा है राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है। मनु ने यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है, और यह राज्य शब्द का आशय राज्य की भूमि, उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवी बात कही, कोष। कोष के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है, और मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। और दंड का आशय है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना। मनु ने सेना के अनेक अंगों को उल्लेख किया, और ये अंग है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति पैदल सेना। और मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। और नेक्स्ट और जो लास्ट जो बात कही है वो है मित्र। मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र और एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। और मनु सहित जो स्थितियाँ थीं वो राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होनी चाहिए, और मित्र ऐसे होनी चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सकें। राज्य के उपयुक्त अंगों में तुलनात्मक महत्व के संबंध मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है, और मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी राजा है, और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया, लेकिन ऐसा करते इस बात पर बल दिया गया कि समस्त प्रकृतियाँ राज्य के नितांत आवश्यक हैं। अब देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। मनुस्मृति 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया, जिसमें राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। राजा के आवश्यक गुण क्या है? राजा का प्रमुख कार्य राजा प्रजा की रक्षा करना, कल्याण करना है। संपादन करने के लिए राजा में कुछ गुणों को होना आवश्यक है, और राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना चाहिए। राजा का जितेंद्रिय होना आवश्यक है और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला होना चाहिए, ताकि वह धर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। और राजा अपने इंद्रियों को ही वश में नहीं रख सकता, वरन अपनी प्रजा को वश में रखने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योगाभ्यास करना चाहिए। काम वासना से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 दुष्ट व्यसनों से बचना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें। अब देखेंगे हम राजा के कार्य क्षेत्र के बारे में। पहला जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के जो शुक्र नीतिसार है, और कार्य क्षेत्र गतिविधियाँ दायित्वों की विवेचना की गई है। पहला देखेंगे प्रजा रक्षण। मनुस्मृति में प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है, और मनुस्मृति में कहा गया कि जब चतुर्दी का राजता की स्थिति थी, जब मातस्य न्याय ने जन्म ले लिया, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की स्थिति की। और इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई है, और राज्य और राजा के अस्तित्व का सर्वप्रमुख उचित प्रजा रक्षण है। प्रजातंत्र की रक्षा राज्य का प्रथम दायित्व है, और मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। राज्य के द्वारा कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा, प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। और राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करें, और प्रजा से कर और उसमें आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। और मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की धारणा इतनी अधिक व्यापक है, इसके अंतर भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कल्याण सभी आ जाते हैं। तीसरी जो बात कही, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानता है, और विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करें। चौथी जो बात है, अर्थव्यवस्था का संचालन नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करता है।
और उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और प्रजा को उसकी संपत्ति और समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। पांचवी जो है सामाजिक व्यवस्था का नियमन निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना गया और मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और राज्य से अपेक्षा की गई कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य के द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य है उनके पालन को सुनिश्चित करें। और छठी बात कही गई न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया और राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में उन्होंने कहा कि राज्यविहीन अवस्था में मातस्य न्याय की जो स्थिति है उसके स्थान पर नीति और धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना है राज्य का परम कर्तव्य। नेक्स्ट और लास्ट जो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्य को सम्मिलित किया और भारी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य तत्व माना गया। अब देखेंगे राजा की सत्ता पर क्या क्या नियंत्रण होना चाहिए। तो मनु ने राजा की सत्ता पर विशेष रूप से नियंत्रण की व्यवस्था की है। पहला धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा और इस बात पर बल दिया कि राजा सदैव प्रजा का पालन उसकी रक्षा करे। राजा को देवी और देवांश बताया गया किंतु बल उसके देवत्व पर है न कि उसके अधिकार अथवा चाहे जिस प्रकार शासन करने पर। देवत्व पर बल देने का तात्पर्य कि राजा के द्वारा देवीय गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाए। दूसरी जो बात कही संस्थागत नियंत्रण और राजा की शक्ति पर जो संस्थागत नियंत्रण लगाए। मनुस्मृति में ये विधान में तय किया गया कि मंत्रियों और शासकीय अभिकरणों से मंत्र प्राप्त करना आवश्यक है। मनुस्मृति में कराधान की शासक शक्ति के नियमों को भी अधीन माना गया। और तीसरी जो बात की राजा के लिए दंड विधान। मनुस्मृति में राजा के लिए दंड का विधान है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं वरन जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल एक पण का दंड दिया जाता है उसे राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण सहस्त्र 100 पण दंड मिलता है। और चौथी जो बात है राजा के व्यक्तिगत गुण प्रशिक्षण दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए क्योंकि मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर जो बल दिया गया है उनमें कठोर प्रशिक्षण कठोर दिनचर्या की व्यवस्था की गई और इस आधार पर शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। ये कुछ आधार तय किए गए हैं। नेक्स्ट धन्यवाद।